1947 से और उसके पहले से भी देखें देश की दिशा और दशा कैसे चल रही है, तब एक कॉमन जो डेस्टिनी होती है कंट्री की, उसमें विरोधी पार्टियां या सत्तारूढ़ पार्टियां दोनों ही बराबर का रोल निभाती हैं। या ये कहें कि खाकी चड्डी, लाल चड्डी, हरी चड्डी सबका रोल रहता है, या झंडा आप कह लें, लाल झंडा, केसरिया झंडा, हरा झंडा, इन सब का रोल रहता है और जो हमेशा रहा है। संस्कृतियाँ पीक पे पहुँचती हैं, उसके बाद गिरती हैं। एक लंबी दास्तानें हैं कि कोई भी मुल्क दुनिया में जब आवागमन के इतने साधन नहीं थे तब 700-800 वर्ष भी राज किए, जब आवागमन के साधन हुए तो 200, और आज की जो फास्ट मूविंग ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, किसी भी देश का वर्षज 50-60 साल 70 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। इस अगर मद्देनज़र वैश्विक राजनीति को देखोगे तो कमोबेश भारत में भी उसके हिसाब से परिवर्तन होंगे, या भारतीय राजनीति परिवर्तित होगी तो वैश्विक राजनीति भी परिवर्तित। अगर पिछले 2000 वर्षों को, 2500 वर्षों को देखें तो जब भारत ने शांति दूत भेजने शुरू किए बुद्ध के ज़माने में, तब यूनान से सिकंदर वगैरह ने आके लूटना शुरू किया। सिकंदर जो यूनानी या ज्यू या क्या कह सकते हैं उसको, मोहम्मदन नहीं था जो कई लोग सोचते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो 2300 वर्ष पहले आया और मुसलमान धर्म 1600 वर्ष पहले शुरू हुआ। फिर चंगेज खां जो भी मुसलमान नहीं था, मंगोलिया से आया। ये सब आना शुरू हुए क्योंकि आप शांति का पाठ पढ़ाना शुरू किए। उसके पहले बहुत ज़्यादा आलेख उपलब्ध नहीं है, थोड़े बहुत मिस्र में है, थोड़े बहुत भारत में है, लेकिन कमोबेश उनका एक क्रोनोलॉजिकल, एक क्रमवार तरीके से सजाया नहीं जा सकता कि ऐसा ऐसा है। लोग अपने में मस्त रहे होंगे शायद। जब बौद्ध यहाँ से प्रचार कर रहे हैं, उसी के कमोबेश चाणक्य का आना हुआ जो सनातन धर्म को मानता रहा, और जो तक्षशिला में यूनानियों का आक्रमण के कारण उपजी यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला को नुकसान होने के कारण मदद मांगने धनानंद के पास आया मगध में, और उसको इनकार किए जाने के बाद मगध साम्राज्य को चकनाचूर करके या बदला, वो एक भारत की गौरवशाली परिवर्तन था। उस समय तक भारत दुनिया के शिखर पे कहा जा सकता है, जिसको यूनान या मिस्र चुनौती दे रहा था। उसके बाद क्रम से उसी दौरान यूनान में सुकरात और प्लेटो, चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से वगैरह, भारत में बौद्ध महावीर चाणक्य का प्रादुर्भाव होता है। फिर अशोका आते हैं जो अपना साम्राज्य फैलाते हैं और बुद्ध धर्म को फैलाते हैं। उसके 200 वर्ष बाद, मतलब ईसा के पश्चात 200 वर्ष बाद चंद्रगुप्त का उदय होता है, और ये भारत का स्वर्णकाल कहा जा सकता है, जिसकी मगध राजधानी रही। तो भारत का मौजूदा इतिहास में पुराने राम के और कृष्ण के युग अगर छोड़ दें तो जो स्वर्णकाल रहा वो मगध रहा, पाटलिपुत्र। बिहार नाम बौद्ध बिहार, जहाँ मजा किया जा सके, जहाँ आराम से रहा, वो बौद्ध के कारण पड़ा। लेकिन जो स्वर्णकाल रहा वो मगध और पाटलिपुत्र का ही रहा। उसके बाद फिर आक्रमण शुरू होते हैं अरब के, और मुगलों का आगमन शुरू होता है। मुगलों के बाद अंग्रेजों का आगमन शुरू होता है, और जो कमोबेश दुनिया पे, जब मुगल छाए तो पूरी दुनिया पे मुगल छाए, जब अंग्रेज छाए तो लगभग पूरी दुनिया पे अंग्रेज छाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस का प्रादुर्भाव हुआ, और 90 के दशक से रूस थोड़े पीछे हटा और अमेरिका का बोलबाला। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन है। ये सूचना भी देते हैं कि आगे आने वाले समय में और भी इसी क्रम में परिवर्तन हो सकता है।
और आप देखें दुनिया में तो चाइना अमेरिका की जगह लेने की तैयारी करता हुआ नजर आता है। भारत के भी कुछ लोग इस बारे में विचार करते हुए नजर आते हैं। तब भारतीय राजनीति कमोबेश अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन लाती है या अनदेखा करके परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। रास्ता लगभग वैसा ही जाता है जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर दुनिया में आप दूसरे नंबर की पॉपुलस कंट्री है, 5वें 7वें नंबर पे आपकी सेना है, तो दुनिया के छोटे छोटे देश आपकी तरफ नजर लगा के देखते हैं। आपके विद्रोहियों से और आपके सहयोगियों से परस्पर मतभेद जारी रहेंगे ही। कई जगह विरोधियों से सहयोग रहेगा और दोस्तों से मतभेद रहेगा, जो बड़ी अजीब चीज लगती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे मुद्दों पे भारत चीन एक साथ खड़े होते हैं, कई मुद्दों पे भारत अमेरिका भारत रूस खड़े होते हैं। तो ऐसे मतभेद दोस्तों और तथाकथित कंपटीटर जिनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, ऐसा नजर आएगा। तब भारत की अंदरूनी राजनीति इस परिवेश को अनदेखा करके नहीं बढ़ सकती, या बाहरी कोई शक्ति भारतीय राजनीति को परिवर्तित करने की कोशिश करेगी, तब वह भी चाहेगी कि आप दोस्तों के साथ हों और दुश्मनों के विरोध में खड़े हों उनके, जिसमें वो काफी हद तक सफल होंगे, लेकिन अंदरूनी राजनीति को अनदेखा वो नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे सत्ता ही परिवर्तन हो जाए। जैसे भारत अरब के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने 5000 वर्षों का दोस्ताना संबंध है। भारत सीधे सीधे चाइना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में खड़ा नहीं हो, चाहे आपसी कितनी भी दुश्मनी रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश या जापान कोरिया के अलावा के खिलाफ भी भारत खड़ा नहीं है। आपसी लड़ सकते हैं, लेकिन जहां विद्रोह की बात आएगी, विरोध की बात आएगी, वो नहीं करेगा, क्योंकि एक रिश्ते जो कायम रहे हैं और जो मास मज्जा में एक समझ रही है, उसके खिलाफ कैसे जाएगा। ऐसा ही यूरोप में आपसी देश विश्व युद्ध तक खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब परमाणु बम छोड़ेंगे तो यूरोप में नहीं छोड़ेंगे, वो दूसरी जगह खोजेंगे जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर एशिया में कहीं। इन सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय राजनीति परिवर्तित होगी। कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप कितना पैसा भारत में पंप करता है और अंदरूनी ताकत किसमें कितनी है, उसके हिसाब से रिजल्ट परिवर्तित हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंटरेस्ट ग्रुप सारों को पैसा दे, और कई बार एक ग्रुप काफी सारे लोगों से पैसा ले। दोनों चीजें संभव हैं। तब जो राजनीति परिवर्तित होगी, वो एक तरफ तो जो पैसा दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका समर्थन करना या उससे समर्थन लेना, और दूसरा अपनी ताकत को बढ़ाना। ये दोनों बदस्तूर जारी रहेंगे उस मौके तक, जब तक कि आप उन लोगों को पैसा देने लायक या उनका पैसा अनदेखा करने लायक नहीं हो। दुनिया में अभी जितनी राजनीति, चाहे वो अमेरिका में चल रही हो या कहीं भी चल रही हो, ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति ही चला रहे हैं। क्योंकि तुम देखोगे कि एक राष्ट्रपति कहता कुछ है कि मैं उस देश से सेना हटा लूंगा, और चुनाव जीतने के बाद सेना बढ़ा देता है। तो लगता है कि राष्ट्रपति की चल रही है या किसी और की। और दूसरा तरफ अगर कोई पागल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या पूरे देश की तकदीर बदल देगी? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ संस्थाएं वहां काम कर रही हैं जो विकास की दिशा में बढ़ती ही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता, हो सकता है कुछ संस्थाएं वो अपने को सस्टेन ना कर पाए और खत्म हो जाए। जैसे भारत में देखें तो चुनाव आयोग कमोबेश पिछले 65 वर्षों में चुनाव कराता आ रहा है और एक अहम संस्था नजर आती है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर प्रधानमंत्री हो, अगर जनता ने उसका साथ नहीं दिया, जनता विरोध में खड़ी आई, तो चाहे कुछ मतगणना में या मतपेटियों में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ हेराफेरी हो, लेकिन वो सरकारें बदली। तो आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं जो कुछ महत्वपूर्ण है।
तो बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना भारत में नहीं हो सकती कि सरकार के अलावा इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात पे भी बात आती है। बहुत सारे नियम जो अंग्रेजों के चलाए हुए हैं उसके परिवर्तनों की बात आती है, चाहे वह न्याय व्यवस्था में हो, चाहे वह प्रशासनिक ढांचे में हो या सामाजिक ढांचे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुलामी की मानसिकता लिए हुए लोग थे वो कमोबेश दुनिया से ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं या जा रहे हैं। तो जो आज की पीढ़ी है वो स्वतंत्रता में जन्मी है और स्वतंत्रता वह जन्मसिद्ध अधिकार कहती नहीं है, उसका अनुभव भी करती है। तब वह अपने को किसी से कम नहीं समझती और चीजें अपने हिसाब से करना चाहती है। वह संकीर्णता में नहीं फंसती है लेकिन अपने धर्म का सम्मान भी करती है, अपने पे प्राइड करना है। तब इसको देखते हुए बहुत सारे नियमों का आगामी वर्षों में बदलना आप तय माने। एक जगह आपने सुप्रीमेसी पाई है या उस पर आपको प्राइड भी है, वह चाहे आईटी सेक्टर हो, कंप्यूटर सेक्टर हो, तब उससे जुड़े हुए लोग इस परिवर्तनों की मुहिम रख रहे हैं। और दुनिया में पिछले 2010 से 14 में जितने हिंसक परिवर्तन हुए चाहे कुछ हुए, लेकिन भारत ने इतनी समझ दिखाई है कि वह परिवर्तन तो हुए लेकिन एक मान्य संस्था के द्वारा, बैलेट बॉक्स के द्वारा। तब राजनीति में हिंसा आगे होगी इसकी संभावना से इनकार किया जा सकता है। धार्मिक एक तरफ असहिष्णुता बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन आज की युवा जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, उससे वो कमोबेश दूर होती नजर आ रही है। जो पहले जितना विरोध और जितना अजीब माना जाता था, आज के दिनों में लोग उसको उतनी बुरी नज़र से या उतनी अजीब नज़र से नहीं देखते हैं और मान्यताएं ज़्यादा हो गई या कई लोगों को परवाह ही नहीं है। तब लंबे समय में धार्मिक उन्माद और धर्म के नाम पे बंटवारे या धर्म के नाम पे राजनीति चलेगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नजर नहीं है। विकास की बात जो चल रही है और बिजली पानी सड़क और कमोबेश एक के बाद दूसरी सरकारें फेल होती हुई नजर आ रही है। तब बुनियादी समस्याएं क्या हैं और बुनियादी चीजें क्या हैं, उस बारे में पुनः विचार जारी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो चीजें चर्चा जारी है। क्या जो नेता कह रहे हैं वह संभव है, या नेता भी आपस में है कि हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं, रोजगार तो 500 लोगों को मिलता है। एक 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री भी सिर्फ 5,000 लोगों को रोजगार देती। तो जो नेता कहते नजर आते हैं कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, तो आज की युवा पढ़े लिखे लोग पहुंचने लगे, कितने लोगों को रोजगार दोगे भैया जिले में? सिर्फ 5,000। बेरोजगारों की संख्या लाख। तब रोजगार की नई चीजों की शुरुआत होगी, नई चीजों की चर्चा होगी। तब राजनीति बिजली पानी सड़क से और रोजगार देने के हवाई बातों से उठ के कहीं दूसरी। और यहाँ पीछे हंसी की बात थोड़ी सी कहें, कुछ सरकारें ऐसी आई हैं कि अब की बारी अटल बिहारी, अब की बार मोदी सरकार, केजरीवाल 5 साल। तो इन्होंने मांगा ही उतना समय है, इनको अपनी हैसियत पता है या सोच रहे हैं कि 5 साल बहकाएंगे और पोलियो का जो टीका है कि शुरू में कहेंगे एक बार फिर कहेंगे हर बार, इस तरह से हम बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन इनके दिलो दिमाग में है कि एक बार मिल जाए बहुत। तब राजनीति में जिन लोगों ने ये कहा कि हमको इतना ही समय चाहिए है, तो जनता उन पर भरोसा करती है, उन पर विश्वास करती है, इससे ज़्यादा कि तुम्हारी शायद इच्छा नहीं है या हिम्मत नहीं है। इसलिए शायद अटल बिहारी जी भी बोले कि अब की बार अटल बिहारी, और एक बार के बाद वो हार गए। ऐसे जितने लोगों ने भी माना, चाहे वो जाने अनजाने जैसे भी माना, प्रकृति ने उनकी बात पूरी की और उसके बाद उनको हटाया। आगे की राजनीति शायद अगर इस तरह से देखें तो ना मोदी रहेंगे ना केजरीवाल रहेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि पोलियो की दवाई की तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, वो एक अलग है। तीसरी चीज इसमें यह है कि ये लोग क्या परफॉर्मेंस देते हैं, जिस पे बहुत सारी चीजें, तो वादों के हिसाब से पूरा कर पाना इनको खुद भरोसा नहीं है कि मैं पूरे कर पाऊंगा। जब इनसे व्यक्तिगत रूप से कोई पूछते हैं कि आप पूरा कर, अरे बोले जीतने तक तो कर लेना, फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर देखी जाएगी। तो क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंट तो शुरू में नहीं है, तो क्रियान्वयन कैसे हो? और जनता जो इनके बहकावे में आई है वो बाद में आती है, इनके कार्यकर्ता पहले आते हैं।
अगर 2004 का चुनाव आप देखेंगे लोकसभा का, तो कमोबेश जो आरएसएस के प्रचारक थे वो उतने उत्साहित नहीं थे कि इस सरकार दोबारा बने, क्योंकि जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें वो पीछे हटे। तो कमोबेश आज जो हो रहा है। तीसरी चीज, राजनीति में पिछले 25-30 वर्षों से किसी ने भी नहीं कहा कि हम अकेले सत्ता बनाएंगे, शायद उनमें सामर्थ्य नहीं थी। और इसका उदाहरण सीधा सीधा ये कि किसी भी पार्टी ने 535 कैंडिडेट तो उतारे ही नहीं। देश में जितनी लोकसभा सीटें हैं 542 कितनी 540 है, उतने कैंडिडेट तो उतारे नहीं। तो 300 कैंडिडेट 350 कैंडिडेट उतार के आप कौन सा सोचते हैं कि 285 लाख की आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो पैन इंडिया उनकी सोच भी नहीं, इसलिए पैन इंडिया उनकी राजनीति, न पैन इंडिया उनको दर्द है। तो कमोबेश जो आगे वाली राजनीति आएगी, जो आज की युवा 1 सेकंड में या 1 मिनट में यहाँ से अमेरिका, दुबई, जापान, जहां भी वो हैं उनके दोस्त जुड़ते हैं, तब वहां से बैठे हुए वो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में जो राष्ट्रीय राजनीति है वो कम से कम राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करे। तब अगली जो राजनीति और देश की राजनीति होगी, कमोबेश इस विचार से प्रभावित होगी, आगे बढ़ेगी। प्रादेशिक राजनीति में अगर देखें तो बहुत सारे दल या तो दलदल में डूब गए हैं या अपना वजूद खो चुके हैं। कईयों को लोकसभा में 2-3 सीटें मिली और कईयों को 2-3 भी नहीं मिली। कई अपने राष्ट्रीय दल होने का अधिकार खो चुके और कई प्रादेशिकता का भी अधिकार खोने के कगार पे। कुछ कमोबेश टिके हुए हैं, लेकिन 10-15 वर्षों में भी वह कई जगह सड़क भी ढंग से नहीं बना पाए। हालांकि 4 लेन रोड का उन्होंने वादा किया, तो जनता उनसे भी उबने लगी और कमोबेश उनके अधिकारी या उनके नेता भी रोज रोज मंत्रालय में जाते हुए थकने लगे। तब ऐसे में लगता है कि कोई नई राजनीति, और ऐसा गांव में कहते हुए कोई आएगा, तो इंतजार है लोगों को कि कुछ आएगा। अब वो कौन लाएगा? तो सब एक दूसरे की तरफ चेहरा देखते कि शायद मोदी ले आए, शायद नीतीश ले आए, शायद केजरीवाल ले आए, शायद राहुल ले आए, शायद मैडम सोनिया गांधी लाएं, शायद माया मैम साहब लाएं या जयललिता लाएं, और एक एक करके उतरते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने पे जो युवा वर्ग है और जो इतना मीडिया से कनेक्टेड है, क्या एक स्वयं एजेंडा नहीं बना सकता कि ये एजेंडा होना चाहिए? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हेल्थ में ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर मैं एजुकेशन में हूँ तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वैसी चीज़ें नेट पे डालें और कोई ग्रुप उनको आपस में जोड़े, कंसोलिडेट करे, तब वो एक कलेक्टिव एजेंडा तो। और ऐसे कई एजेंडा आएंगे तो उसमें कंपैरिजन हो, तो ऐसे 1-2 वर्षों में आने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आज हम बोल रहे हैं और ये बात जहाँ तक भी जाएगी, तब मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे अलग अलग लोगों के विद्वान लोग अपने अपने क्षेत्र का एजेंडा, चाहे वह एजुकेशन में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे फॉरेस्ट्री में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, डालें। और कोई नहीं करे तो हम कंपाइल करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे एजेंडा और बहुत सारे लोग, जिसमें नोबेल लॉरेट्स भी हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, या और भी लोग जो सम्मानीय लोग हैं या गैर सम्मानीय लोग भी हैं, उन्होंने जो जो एजेंडा बनाया वो नेट में कंपैरिजन पे डालें, उस पर विचार आए, तब बृहद चर्चा हो और एक एजेंडा आए। तब ग्रुप ए राजनीति करता है या बी करता, एजेंडा तो सेम रहेगा। तब शायद राजनेता आपको मैनेजर की तरह चाहिए, जो अच्छा मैनेज करता है वो बने, और उसका बनाया जाना भी चाहिए। मान लो मैं अच्छा भाषण अगर दे रहा हूँ तो जरूरी तो नहीं है मैं फुटबॉल अच्छा खेल सकता हूँ। फुटबॉल का खेलने का काम तो फुटबॉल का खिलाड़ी करेगा। तब जो जिस चीज में महारत है उसको वैसी जिम्मेदारी लेने के लिए आग्रह करना चाहिए और उसको लेना चाहिए, और वो ले, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। तब भारतीय राजनीति अगले 5 से 50 वर्षों में जैसा यहाँ पे मानसिकता दिखाई दे, प्रादेशिकता से उठ के देश हित में उठ के शायद एशियाटिक कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करे और विश्व को भी मार्गदर्शन देने की दिशा में आगे बढ़े,
ऐसा संभव नजर आता है।